अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो क्रिस्टलाइजेशन इक्विपमेंट था और हम उसको डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि क्रिस्टलाइजेशन इक्विपमेंट में ये तीन कैटेगरी हैं, ए बी एंड सी, ये मेन कैटेगरी हैं और एक ही सब कैटेगरी हमने डिस्कस की थी, टैंक एंड बेस टाइप क्रिस्टलाइजर्स, लेक्चर 4 में। ठीक है, तो आज लेक्चर 335 का लेक्चर 5 है और उसमें हम पढ़ेंगे इवेपोरेटिव क्रिस्टलाइजर और वैक्यूम क्रिस्टलाइजर। ठीक है, तो एज फॉर evaporative crystallizer is concerned, these are the crystallizer which produce super saturation by evaporation of solvent। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ये बताया था कि इवेपोरेटिव क्रिस्टलाइजर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे सुपर सेचुरेशन हम इवेपोरेशन वे से करते हैं। ठीक है, और ये किसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि एक चीज़ ये आपको पेट श्योर होनी चाहिए कि सुपर सेचुरेशन जो सोल्यूट है बेसिकली, कि सोल्यूट ऐसे अमाउंट होती है जो कि नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है, जो कि कम अमाउंट में होती है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। जैसे नमक और पानी का सोल्यूशन है तो उसमें जो वाटर होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो इसमें साल्ट होगा वो क्या होगा, सोल्यूट होगा। तो सोल्यूट की अमाउंट को आप सुपर सैचुरेट कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। उसमें अगर तो सोलिबिलिटी में फ़र्क, टेम्परेचर चेंज करने से अगर उसकी सोलिबिलिटी में फ़र्क आ रहा है, इसका मतलब वो सोलिबिलिटी टेम्परेचर के डिपेंडेंट है, तो वो हम क्या करेंगे, उसको इवेपोरेशन से नहीं करेंगे, उसको क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करेंगे बाय कूलिंग वे से। ठीक है, तो अगर उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी में डिफरेंस कोई नहीं आ रहा तो हम उसको उस टाइम हम उसमें इवेपोरेटिव टेक्निक यूज़ करेंगे। उसमें हम इवेपोरेट करवाएंगे, सोल्यूट को इवेपोरेट करवा देंगे, सॉल्वेंट को इवेपोरेट करवा देंगे, यानी वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और एट द एंड जो आपको रेजिडुअल बचेगा वो सोल्यूट बचेगा जो कि सॉल्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इवेपोरेटिव क्रिस्टलाइजर वो क्रिस्टलाइजर है जिसमें हम टेम्परेचर चेंज का फ़र्क नहीं होता। द मटीरियल मस्ट हैव सोलिबिलिटी डेट चेंजेस लिटिल विद द टेम्परेचर, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। अगर वो टेम्परेचर से चेंज हो रही होती है उसकी सोलिबिलिटी, तो हमने उसको वाया कूलिंग मेथड से करना था। ठीक है, तो वैक्यूम क्रिस्टलाइजर ऐसे क्रिस्टलाइजर हैं जिसमें हम जो है ना सुपर सेचुरेशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बाय एडियाबैटिक इवेपोरेशन विद द कूलिंग। ठीक है, इसमें इवेपोरेशन भी हो रही है और इसमें कूलिंग भी हो रही है, यानी कि दोनों फिनोमिना वैक्यूम टाइप में हो रहे हैं। ठीक है, एक तो ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इसमें जो है अगर आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको जो है वो फ्लूइड चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको क्रिस्टलाइजेशन चाहिए, यानी आपने उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो आप वैक्यूम टाइप यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ जो है वो ये वैक्यूम टाइप जो है एडियाबैटिकली ऑपरेट होती है। तो एडियाबैटिकली क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि एडियाबैटिक वो ऑपरेशन होता है जिसमें ना हीट इन होती है ना हीट आउट होती है। तो इन और आउट जो है वो नहीं हो रहा होता और उसमें जो हीट है ओवरऑल वो कांस्टेंट होती है। तो अंडर द नेगेटिव प्रेशर सो कॉल्ड वैक्यूम में आप जो है इस क्रिस्टलाइजर को ऑपरेट करवाते हैं और इससे जो है वो कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। सो मतलब इन शॉर्ट वी कैन से डेट इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्लांट वी विल यूज़ वैक्यूम क्रिस्टलाइजर। ठीक है, तो ये जो फर्दर कैटेगरी है फोर्स सर्कुलेशन और इंड्यूस सर्कुलेशन, ये इनके अंदर डिपेंडेंट तो नहीं है लेकिन नॉर्मली ये यूज़ होती है, तो मैंने ही मुनासिब समझा कि मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। फोर्स सर्कुलेशन, दीज सिस्टम कैन बी आइदर सिंगल और मल्टीपल इफेक्ट। फोर्स सर्कुलेशन जो है सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, यूजुअली ऑपरेट फ्रॉम लो वैक्यूम टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये वैक्यूम के अंडर वैक्यूम भी क्रिएट कर सकते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यूज फॉर हाई इवेपोरेशन रेट, जिसमें इवेपोरेशन रेट हाई होता है उसके लिए यूज होता है। और व्हेन द क्रिस्टल साइज इज नॉट ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, जिसमें क्रिस्टल साइज की आपको इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको ये मैटर नहीं करता कि क्रिस्टल साइज आपको छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए। वट एवर द साइज ऑफ द क्रिस्टल इज डेट इज नो मोर इम्पोर्टेंट फॉर डेट फोर सर्कुलर क्रिस्टलाइजर। इसमें आपके वो क्रिस्टल साइज मैटर नहीं कर रहा होता, इसमें आपका जो है इवेपोरेशन रेट अगर आपका ज़्यादा है तो वहाँ पे आप ये यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट एनी मटेरियल ऑफ द कंस्ट्रक्शन कैन बी कंसीडर्ड फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ दिस क्रिस्टलाइजर। इस क्रिस्टलाइजेशन में हम किसी भी मटेरियल की जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्रिस्टल उसकी बना सकते हैं। यूज़ वैक्यूम कूलिंग और इवेपोरेशन मेथड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें क्या होता है, इवेपोरेशन वे से भी कर सकते हैं और कूलिंग वे से भी कर सकते हैं। इसमें दोनों मेथड जो है चूज़ हो सकते हैं। तो चूँकि हमने कूलिंग भी पढ़ा है, इवेपोरेशन मेथड भी पढ़ा है, इसलिए इसको बताना मेरे लिए जो है ना वो बहुत ज़रूरी था। तो आइए इसकी हम डायग्राम और इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। तो ये जो है टिपिकल प्रोडक्ट्स हैं जो हम इससे हासिल कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम की जो है क्रिस्टल्स हैं, सल्फर टेट्रा ऑक्साइड है,
पोटाशियम सल्फेट है और इस तरह सो ऑन, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो डायग्राम है, उसमें आप थोड़ा सा देखते चलें। एक ये इसका एक जो है वो एक वेसल होता है जो कि नीचे से बॉटम उसकी ट्यूब जो है कनेक्टेड होती है, जिसमें फीड इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और फीड जो है वो नीचे ये पंप के थ्रू क्या होती है, हीट एक्सचेंजर से हीट अप होके दोबारा इसके अंदर वेसल के अंदर जाती है, ठीक है। तो वहाँ से जो है क्या होगा, जो उसके अंदर वेपर्स होंगे, वेपर्स जो है वो अपलिफ्ट करके डिमिस्टर में चल जाएंगे, उसके अंदर मिस्ट रिमूव करके वो प्रोसेस वेपर की स्ट्रीम में चल जाएंगे, यानी वेपर सिस्टम से अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग जो आपके पास वो मतलब फ्लूइड होगा जो सुपर सैचुरेटेड होगा, इसने हीटअप किया होगा हीट एक्सचेंजर ने, वो यहाँ से फॉल करेगा, फ्रीली फॉल करेगा। जब वो फ्रीली फॉल करेगा तो वो उसके पास एक सेटिंग जोन होगा, जो सेटिंग जोन में जब फॉल करते करते वो क्या होगी, उसकी क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगी। जो क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगी वो उसका एक्टिव वॉल्यूम जो है वो हम एज ए प्रोडक्ट वो हम यहाँ से वापस ले लेंगे, और अगेन बाकी जो मटेरियल होगा जो स्लरी होगी वो उसको अगेन आप क्या करेंगे, कुछ स्लरी को आप यहाँ से सर्कुलेट करवा देंगे, जिसको हम रिफ्लक्स कहते हैं या रीसर्कुलेशन कहते हैं, और जो रिमेनिंग होगी उसको आप यहाँ से एग्जिट करवा लेंगे। तो ये इसका फोर्स सर्कुलेशन क्रिस्टलाइजर का ये प्रिंसिपल था। तो इससे जो नेक्स्ट जो है वो इंड्यूस क्रिस्टलाइजेशन है, इंड्यूस सर्कल क्रिस्टलाइजेशन है। फोर्स और इंड्यूस में फ़र्क ये है कि फोर्स में आप दो पंप यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक पंप यहाँ पे यूज़ हो रहा है और एक जो है वो हीट एक्सचेंजर से आप पंपिंग के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इंड्यूस में एज सच पंप यूज़ नहीं होता, चूंकि फोर्स में नाम से ज़ाहिर है फोर्स लग रही है, फोर्स आप किसी वे से लगाएंगे ना, पंप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इंड्यूस में देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंप और फोर्स मैकेनिज्म, इसमें खुद ब खुद इंड्यूस करता है वो, और वो कैसे करता है वो देखते हैं। ये एक एडिशनल एजिटेशन जो है वो वॉल्यूम को प्रोवाइड करता है यूजिंग ओनली वन पंप। इस जैसे मैंने बताया था, इसमें जो फोर्स सर्कुलेशन में 2 पंप्स होते हैं, इसमें क्या होता है ओनली सिंगल पंप होता है, और ये क्या करता है विदाउट इंटरनल एजिटेशन ये ड्राफ्ट ट्यूब की तरह ऑपरेट करता है। इसमें इंड्यूस ड्राफ्ट है ये, इसलिए इसमें ये इंड्यूस ड्राफ्ट की तरह ऑपरेट करेगा। तो मेन इसकी जो है वो एप्लीकेशन क्या है, ये नैरो साइज क्रिस्टल इसमें बनती हैं, और जो है ये किसी भी जो नॉन विस्कस सोल्यूशन है उसके लिए ये सूटेबल है, अदरवाइज ये इतना सूटेबल नहीं है। तो नॉन विस्कस सोल्यूशन का कौन से होते हैं, जिसकी विस्कोसिटी ना होने के बराबर होती है, यानी कि जो न्यूटोनियन फ्लोट को फॉलो नहीं करते, जिसकी विस्कोसिटी ना होने के बराबर है, मतलब लीस्ट विस्कस है, ठीक है। तो ये इसकी डायग्राम है। सोडियम क्लोराइड का भी इसमें है जिक्र है, अमोनियम क्लोरो ऑक्साइड है और अमोनियम क्लोराइड है, ये प्रोडक्ट इससे आप इसकी क्रिस्टल बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें एक ही वेसल है, यहाँ से जो है ना वो आपने एक तरफ से फीड इंट्रोड्यूस करवा दी है, ठीक है। तो फीड इंट्रोड्यूस लेट्स सपोज आपने जो है वो क्या करवाई है, ये इंट्रोड्यूस करवाई यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सोल्यूशन अपलिफ्ट होगा, अपलिफ्ट होने के बाद वो अपलिफ्ट होगा, देन वो फॉल करेगा। जब वो फॉल करेगा तो उसके पास क्या होगा, वो चूंकि हीटअप है तो वो अपलिफ्ट होगा ना, अपलिफ्ट होगा तो उसमें जो वेपर्स हैं वो क्या करेंगे, उसको आप कैप्चर कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो जो रिमेनिंग होगा वो उसको जो फॉल करेगा, तो यहाँ पे सेटलिंग जोन है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको क्रिस्टल मिलेंगे जो कि आपको फाइन सोल्यूशन होगा, उसको आप सेपरेट कर लेंगे। जो क्रिस्टल आपकी अप टू योर नो स्टैंडर्ड नहीं होगी उसको आप स्लरी को सेपरेट कर लेंगे या दोबारा सर्कुलेट करवा देंगे, ठीक है। तो ये इंड्यूस ड्राफ्ट का फिनोमिना, ये जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए, अदरवाइज इसको ये उसका पार्ट नहीं है, ये जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए फोर्स और इंड्यूस ड्राफ्ट कैसे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपके पास ये क्रिस्टलाइजर कंपैरिजन है जो मैं बताना चाह रहा था, कि क्रिस्टलाइजर कंपैरिजन जो है वो बेसिकली ये कॉस्ट के अकॉर्डिंगली है, कि जो ये जो नंबर 1 है इसका मतलब ये है कि ये हाईली कॉस्ट है इसकी ना। तो इंड्यूस सर्कुलेशन ड्राफ्ट जो होगा वो क्या होगा, वो उसकी जो कॉस्ट एस्टिमेशन होगी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर एक ही वेसल है, सारा के सारा ऑपरेशन उसके अंदर हो रहा है, इसलिए वो हाईली कॉस्ट होगी उसकी। और सेकंड पे ओस्लो टाइप है, ये भी इसी की सब कैटेगरी है। थर्ड वन इज फोर्स सर्कुलेशन और फोर्थ वन इज सरफेस कूल्ड क्रिस्टलाइजर, ठीक है। तो ये जो है इसका कंपैरिजन है कि कौन कौन से इक्विपमेंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो ये जो फोर्स इंड्यूस और अपना इंड्यूस ड्राफ्ट, जिसे ड्राफ्ट ट्यूब बैफल भी कहते हैं DTB, और सरफेस कूल में क्या क्या डिफरेंस है, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस आपने पढ़ लेने हैं। ये मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर दूंगा और आप लोग इसमें से डिस्कस कर लेना। मेन जो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं वो बेसिकली 3 कैटेगरी है, वो मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की भी समझ आई होगी। अब इसका क्रिस्टलाइजेशन का हमारा लास्ट लेक्चर जो है वो
क्रिस्टलाइजेशन ग्रोथ और फॉर्मेशन पे होगा कि उसके क्या अंदर फिनोमेना क्या होता है, उसके अंदर क्या कौन सा ऐसे प्रिंसिपल है जिससे क्रिस्टल बनती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा और उसके बाद हम सेकंड चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर की समझ आई होगी। शुक्रिया।